हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है एंड आई वेलकम यू टू एग्जाम ओरिजिनल्स। एंड आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज पावर 10 सीरीज वेयर वी विल बी डिस्कसिंग सम ऑफ द बेसिक्स ऑफ न्यूज। देखिए, ये लेक्चर हिंदी इंग्लिश में होगा, हाँ स्लाइड्स इंग्लिश में होंगी, बट ये लेक्चर जो होगा वो बात हम हिंदी में करेंगे। तो जो लोग हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए भी ये न्यूज का एक सोर्स होगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एग्जाम ओरिजिनल्स के बारे में आप जानते हैं, पावर 10 सीरीज मैंने बता दिया है, हिंदी इंग्लिश में होगा। देखिए, अब जो हम डेली लेक्चर लेंगे ना उसमें हम ये कोशिश करेंगे कि 4 या 5 दिन का करंट अफेयर्स दिया जाए। ठीक है, अब मैं आपको एक बेसिक सी चीज बता देता हूं। सिंस एग्जाम काफी पास आ चुका है, अब आपके लिए स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। देखिए, आप चाहें तो कुछ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, किसी ने रोका नहीं है। आप न्यूज़पेपर पढ़ना चाहे पढ़िए, और मैं ये मानता हूं कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की, हमारी किसी की भी जरूरत नहीं है। अगर आप रिलीजियसली रोज न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसके नोट्स बना रहे हैं, आपकी आधी से ज्यादा लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन आप लोगों में से बहुतों ने नहीं पढ़ा है, तो ये जो लेक्चर है, हम हर दिन का न्यूज़पेपर की जगह हर दिन की 2 या 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ को उठाएंगे जो एग्जाम में आ सकती है और वो डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग विद द जून। अब हमारा पेपर भी जून में शिफ्ट हो चुका है, ठीक है, नए टाइम टेबल के हिसाब से। तो हम हर दिन 3 या 4 डेट्स लेंगे, ठीक है, मतलब लाइन बाय लाइन चलेंगे। 1 से 5 जून, 5 से 8 जून, 9 जून, रोज की 10 इंपॉर्टेंट खबरें हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है ये लेक्चर मैं लूं, हो सकता है ये लेक्चर संपदा मामले, बट ये लेक्चर आपको मिलेगा जरूर। और 1 जून से लेके 30 मार्च तक हम ये पूरा कवर करेंगे ताकि आपका करंट अफेयर्स नेशनल लेवल पे पूरा हो जाए। इसी के साथ साथ इसमें सिर्फ नेशनल खबरें नहीं, एमपी स्पेसिफिक खबरें भी रहेंगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, सर क्या चल रहा है, सर क्या क्या चाहिए, सर क्या चल रहा है और क्या ले सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले डिड यू नो करके सीरीज चल रही है। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये हमारा जो लॉन्ग टर्म एम है कि हम सबके मन में एक एजुकेशन को लेके एक ग्रोथ चाहते हैं। तो उसके लिए से ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली मेंबर्स, आपकी दीदी भैया कोई भी देख सकता है। डिड यू नो इतना इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा न्यूज लेटर की हमने एक नई सीरीज चालू की है। अब न्यूज लेटर दोनों ही हिंदी और इंग्लिश में आते हैं, आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब कम्युनिटी हो गई, हर जगह ये न्यूज लेटर पब्लिश होता है। न्यूज लेटर में जैसे मान लीजिए अभी तो हम 1 और 5 2021 जून की खबरें चल रही है, बट अभी जो खबरें आ रही हैं उनमें से भी इंपॉर्टेंट जो न्यूज है उसको हम न्यूज लेटर के फॉर्म में बनाते हैं, 3 या 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। उससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है, ना प्री के लिए ना मेंस के लिए। ठीक है, वो हम बनाते हैं और आपको हम न्यूज देते जा रहे हैं, ताकि जैसे मान लीजिए, देखिए रोज कोई बड़ी खबर नहीं होती, ये मैं आपको बता दूं कि अगर न्यूज़पेपर में ऐसा नहीं होगा कि हर दिन बड़ी खबर आए। तो हमारी कोशिश होती है कि पिछले 2-3 महीने में जितनी भी बड़ी खबरें आई हैं, 100-150, उनको हम न्यूज़ लेटर के फॉर्म में दें। आप बस वो न्यूज़ लेटर रिवाइज कर लीजिए, आपका आधे से ज्यादा काम हो जाएगा। ठीक है, और मेरा एम है कि मैं आपको 600 से 700 न्यूज इजीली दे दूं, ताकि इसमें से 80% चांसेस रहेंगे किसी भी क्वेश्चन के फंसने के। ठीक है, मैं चाहूं तो आपको 6000 से 7000 न्यूज भी दे सकता हूं। ठीक है, इतना कंटेंट मैं आपको दे दूंगा। कंटेंट की कमी नहीं है मार्केट में, कंटेंट की कमी नहीं है मार्केट में। मार्केट में जो चीजें हैं उनको कैसे आपको अब्सॉर्ब करना है, क्या पढ़ना है, और उससे भी इंपॉर्टेंट क्या छोड़ना है, इज मच मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए, जब आप दौड़ने निकलते हैं, जब आप किसी एग्जाम की रेस में निकलते हैं ना, तो सिर्फ आपको अपने बारे में नहीं पता होना चाहिए। जो एक अच्छा प्लेयर होता है ना, वो पूरी टीम को स्टडी करता है कि उसके पास कौन स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, कौन से वीक प्लेयर है, कौन सा प्लेयर कहां अच्छा परफॉर्म करता है। आपको एक एग्जाम के डायनेमिक्स के बारे में पता होना चाहिए, और अगर आपको पता है तो ये आप फॉर श्योर होंगे कि 70% ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आप पढ़ के निकाल सकते हो। बचे हुए 30% क्वेश्चन में से 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके तुक्के में सही हो सकते हैं। तुक्का मतलब गैस, अच्छा गैस, और 10 से 15 तो गलत होने ही हैं। ठीक है, तो आपकी लड़ाई जो है वो इन 85 क्वेश्चंस के लिए है। 70% प्लस 10 से 15 या 80 से 85 क्वेश्चन के लिए है आपकी लड़ाई। ठीक है, एक एवरेज कैंडिडेट की बात कर रहा हूं, जिसकी किस्मत बहुत अच्छी है, जो बहुत ज्यादा तैयारी, उनकी बात ही नहीं कर रहा। मैं एवरेज हूं, आप एवरेज है, और हम मिलके एग्जाम निकालेंगे। बट आपको ये चीज पता होनी चाहिए और आपको एक्सेप्ट करना है। जो ये सोच के बैठा अरे मैं तो 90 क्वेश्चन करके आऊंगा, वो गलत है।
ठीक है, वो बिल्कुल गलत है। मैं लिटरली बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिले हैं। आपको रियलिटी में जीना होता है कि देखिए आयोग कुछ भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, आप उसका आंसर नहीं दे सकते। वो क्वेश्चन पता है क्यों पूछे जाते हैं? ताकि आप प्रेशर में बाकी क्वेश्चन तो गलत नहीं कर रहे, और जो उस प्रेशर में बाकी क्वेश्चन को गलत करता है उसका सिलेक्शन कभी नहीं होता है। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना जब भी आप, तो एक पर्सनैलिटी की तैयारी करो। आप जो एग्जाम के बाद आप बनने वाले हो ना, उस पर्सनैलिटी को साथ में लेके चलो, और मान के चलो आपका सिलेक्शन होगा और नहीं भी हुआ अगर, तो आप एक ऐसे इंसान बन जाओगे जिसकी कीमत होगी बाहर मार्केट में। ठीक है, तो मैं यही बोलता हूं कि आपको रियलिटी में जीना चाहिए। तो अब 80 से 85% क्वेश्चन है, इसमें से भी 70% आप पढ़ सकते हो, पढ़ा हुआ आता है, लेकिन जरूरी नहीं आपने सब पढ़ा हो, कुछ तो छोड़ के आए होगे, तो हार्डली आप इसमें से 55 क्वेश्चन ही सही कर पाते हो। तो 55 + 15 70 से 72 क्वेश्चन आपके हाथ में रहते हैं, जो कि एग्जाम निकालने के लिए ठीक है, हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए रियलिटी में जियो, क्या करना है इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़ना है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो न्यूज लेटर में हम सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट न्यूज बताते हैं। टेस्ट सीरीज चल रही है प्री और मेंस की। ठीक है, आप इसके मॉक टेस्ट दे सकते हैं, इसमें लिंक में फ्री टेस्ट की लिंक दी हुई है, इसमें पीडीएफ सोल्यूशन मिलता है आपको। रिवीजन मॉड्यूल है कि टेस्ट सीरीज के अगर आप पूरे 67 टेस्ट दे रहे हैं तो आपका हो सकता है पूरा रिवीजन हो जाए एमपीपीएससी का। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज ऐसे बनाई जा रही है, वो आप फ्री लिंक में देख सकते हैं। मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अलावा फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है। ठीक है, वो आप कवर कर लीजिए। मैं ही यूनिट 7 भी, मतलब आप समझिए 5 दिन बाद स्टार्ट करने वाला हूं, और आपको मजा आ जाएगा ऐसा मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूं, मुझे पढ़ाने का शौक है। तो मुझे लगता है कि साइंस, तो देखिए साइंस को फील करना पड़ता है, साइंस आप रट नहीं सकते हैं। साइंस इज अबाउट फीलिंग, और कैसे लॉजिक बैठता है ना, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। आप साइंस रट नहीं सकते, और आप साइंस पूरी अगर कोशिश करें तो वो पढ़ भी नहीं सकते, क्योंकि जो चीज हमने 8 से 10 साल में पढ़ी है साइंस बैकग्राउंड वालों ने, वो नॉन साइंस बैकग्राउंड वाला बहुत जल्दी नहीं पढ़ सकता है। तो स्ट्रैटेजिकली मैं भी आपको बताऊंगा कि कैसे कम से कम 40 से 50 घंटे देके साइंस के सिलेबस को मैक्सिमम कवर करना है। पूरा कवर नहीं करना है, पूरा तो आप कर ही नहीं सकते, और पूरा करना चाहेंगे तो आप टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं ये बताऊंगा आपको मैक्सिमम कैसे कवर अप करना है। ठीक है, चलिए 360 डिग्री प्रैक्टिस सेशन होते हैं जिसमें एमसीक्यू कराए जाते हैं, तो ये अलग आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, देखिए हमारा नया स्टार्टअप है, हम धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं, चीजें आ रही हैं। आप एग्जाम ओरिजिनल्स की ऐप डाउनलोड करिए, इस पर आप चैट सेक्शन में हमसे कभी भी बात कर सकते हैं। ठीक है, मैं ही नहीं, संपदा मैम भी इस पर अवेलेबल रहती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इसके अलावा आप देखें तो इसमें फ्री स्टडी मटेरियल में आपको शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं। जैसे आप यूनिट 1 खोलेंगे, यूनिट 1 का हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक्स पे 2-2, 3-3 पेजेस के नोट्स हमने बनाए हैं। 1-2 दिन में वो अपलोड भी हो जाएंगे, बट कुछ अपलोड हो गए वो आप देख सकते हैं। हाँ, हैंड रिटन नोट्स हैं, तो शायद हैंड राइटिंग का आपको इशू आएगा, बट हाँ मतलब वो नोट्स काफी अच्छे हैं। ठीक है, और उसके अलावा इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी भी रिलेटेड इशू के लिए। ठीक है, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कुछ इशू है तो आप बता सकते हैं। न्यूज़लेटर रेडियो नो से तो क्या ही इशू होगा, ये डेली डलते हैं। क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप आ सकते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर थोड़ा लंबा इसलिए होगा क्योंकि मुझे ये सारी चीजें समझानी थी। ठीक है, बाकी आपको कोई डाउट हो, मोटिवेशन की कमी लग रही हो, कोई गाइडेंस की कमी लग रही हो, आप बिल्कुल इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। जब भी हम फ्री होंगे हम जरूर आपका रिप्लाई करेंगे। हाँ, अगर आप टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, आप एमपीपीएससी और एग्जाम ओरिजिनल चैनल से रिलेटेड कुछ डाउट होंगे तो हम तुरंत रिप्लाई करेंगे। ठीक है, और आपके कुछ पर्सनल भी दिक्कतें होंगी कि डिमोटिवेट हो गए, या समझ में नहीं आ रहा क्या करें, या एज ज्यादा हो गई है, शादी के लिए बोल रहे हैं घर वाले। देखिए, हम इसमें आपकी हेल्प तो नहीं कर सकते, बट हाँ हम आपको बाकी लोगों के एक्सपीरियंस से जरूर बता सकते हैं कि उन्होंने क्या किया था जब उन्होंने ये प्रॉब्लम फेस करी थी। तो ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, चलिए तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहली न्यूज है, मध्य प्रदेश सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है अंकुर स्कीम। ठीक है, अंकुर स्कीम टू अवार्ड पीपल फॉर प्लांटिंग ट्रीज। तो आप जो भी पौधा लगा रहे हैं ना, वृक्षारोपण कर रहे हैं, उनको अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, तो अंकुर से आप ये याद रखिएगा, ए फॉर अंकुर, ए फॉर अवार्ड। ठीक है, बस ये कुछ आप चीजें याद रखिएगा। यहां पे यही चीज लिखी है, ये आपके नोट्स आपके रिवीजन के लिए है। ठीक है, अ सैम्पलिंग प्लांटेशन कैंपेन विल बी कैरिड आउट अंडर दिस स्कीम। ठीक है, ये सब तो आप कुछ इसमें मतलब ये आपके रिवीजन के लिए, मुझे तो पता है, इसलिए आप जब रिवाइज करेंगे तो आप ये पढ़ सकते हैं, बट अंकुर स्कीम आपको याद रखना चाहिए, ए फॉर अंकुर, ए फॉर अवार्ड। ठीक है, चलो अब इसके बाद दूसरी जो न्यूज है वो है, देखो अब जो सिलेबस है ना, हम कोशिश करते हैं सिलेबस में जो करंट अफेयर्स का पार्ट है ना वो हम पिकअप करें। ठीक है, न्यूज तो मैं बता रहा हूं बहुत सारी है। आप अगर पेपर उठाएंगे, मैगजीन्स उठाएंगे, टीवी चैनल्स देखेंगे, देयर आर
ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, ठीक है, बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बट आपको कौन सी पढ़नी है दैट इज इंपॉर्टेंट। और हो सकता है इसमें कुछ न्यूज हमने मिस भी कर दी हो जो 1 और 5 जून के बीच में आई है, वो हम नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे, मतलब कल के लेक्चर में वो कवर हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये यूनिट 10 का टॉपिक है, यूनिट 10 का टॉपिक है ये, ठीक है। हैज लॉन्च्ड ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बाल स्वराज, इसको बी स्वराज नाम से भी जाना जाता है। तो जब बाल स्वराज बोलते हैं तो आपको बाल से चाइल्ड केयर तो याद आ जाता है, ठीक है, बट जब बी स्वराज पोर्टल पूछा जाएगा तो आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। बी स्वराज पोर्टल, तो याद रखिएगा, बी फॉर बाल, बी फॉर बाल स्वराज पोर्टल। इसके लिए ऐसी कोई, देखिए मैं ट्रिक एक बनाने पे ज्यादा विश्वास भी नहीं करता हूं, बट ठीक है, आप बनाना चाहे तो बना ले। अब इसके बारे में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है, ये इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो याद रखिएगा ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है? जो किसी एक्ट से बनाई गई हो। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी होती है? जिनका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन बैक करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला फाइनेंस कमीशन बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला इलेक्शन कमीशन बनाना, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने कभी नहीं बोला कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स बनाना, ठीक है। आप ये चीज जान लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने कभी नहीं बोला, लेकिन पार्लियामेंट जो थी, जो संसद थी, उसको लगा कि यार ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसी एक बॉडी होनी चाहिए, ठीक है, ऐसी एक बॉडी होनी चाहिए। तो उसके लिए बिल आया, ठीक है, बिल पास हुआ, बिल दोनों सदनों से पास हुआ और फिर एक बिल आया, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट, ठीक है। इस बिल ने बोला, ठीक है, जब ये एक्ट बन गया तो इसने बोला एक बॉडी होनी चाहिए, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है। तो ऐसे एक्ट्स के थ्रू जो बॉडी बनती है उनको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में शायद वैधानिक बोलते हैं, ठीक है, हिंदी मेरी थोड़ी सी वीक है, थोड़ी क्या मतलब टर्म्स, देखिए हिंदी बोल लेते हैं लेकिन वही टर्म्स थोड़ी सी कठिन हो जाती हैं, आई एम सॉरी। जिनको मतलब देखिए कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे भी ये देख रहे होंगे, आप थोड़ा सा मेरे एंड पे सोचिए, हो सकता है मैं कई टर्म्स को गलत प्रोनाउंस कर दूं, बट आप ये चीज समझिएगा, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है या कोई ऐसा मतलब कुछ गलत वो नहीं है कि यार मैं जानबूझ के गलत बोल रहा हूं, मतलब नहीं पता, लेकिन हाँ एक हम सीख रहे हैं ना, यहाँ पे आप सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूं, ठीक है, संवैधानिक और वैधानिक, ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्यों? क्योंकि ये इस एक्ट से बनी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब मान लीजिए कोई एक्ट भी पास नहीं हो रहा, ठीक है, अब ये आया कि यार मतलब मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए एक फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन को एक बॉडी की जरूरत है जो कुछ काम करे, ठीक है, फाइनेंस कमीशन को एक बॉडी की जरूरत है जो कुछ काम करे। अब ऐसी बॉडी जो एग्जीक्यूटिव्स मिलके बना लेते हैं, जैसे आईएएस ऑफिसर या पॉलिटिशियंस, जो मतलब आप मान लीजिए होम मिनिस्टर ने बोला कि मुझे एक बॉडी चाहिए जो मतलब आप समझ लीजिए जो साफ सफाई का काम करे, ठीक है, जो पूरे इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज है उसमें साफ सफाई का काम करे। तो अब इसके लिए एक्ट तो पास नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन डिसीजन तो लिया गया। इन बॉडीज को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो नीति आयोग जो है ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये सब यूनिट 10 में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो नीति आयोग एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी समझ में आया और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी समझ में आया, कोई डाउट हो जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये कब बनी थी? स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, ये कब बनी थी? तो ये 2007 में बनी थी, ये याद रखिएगा, लिखा होगा यहाँ कहीं। इट स्टार्टेड फंक्शनिंग ऑन 5 मार्च 2007 टू लुक इनटू द मैटर्स ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, ठीक है, कोई बड़ी चीज तो नहीं है कि इसने 5 मार्च को अपना काम चालू किया था, ठीक है। और ये कौन से एक्ट के अंदर बनी है ये भी पता होना चाहिए आपको, कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट, दिस चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005, सॉरी चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के में ये बोला गया कि मुझे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा नीति आयोग ने, थर्ड न्यूज है, नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स SDG, कितने SDG होते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने SDG होते हैं, ठीक है, कितने गोल्स हैं जो हमें 2030 तक हासिल करने हैं, कितने गोल्स हैं जो हमें 2030 तक हासिल करने हैं SDG में, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स। तो ये कितने गोल्स की बात हो रही है? तो नीति आयोग ने एक इंडेक्स निकाला है, ठीक है, 2021। इसमें क्या किया है इन्होंने? हर स्टेट को, देखो गोल्स हैं तो हर जैसे मान लीजिए कि गरीबी मिटाना है या फिर भुखमरी मिटाना है, नो हंगर, जीरो हंगर, नो हंगर या जीरो हंगर, मतलब
आप कोई आदमी भूखा नहीं रहना चाहिए। तो ये हर स्टेट को अपने लेवल पे करना होगा, तो इसलिए नीति आयोग ने इन सारी स्टेट्स, जितनी भी स्टेट्स हैं इंडिया में, उन सबको नापा। ठीक है, अब प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखिएगा, इसने पहली बात सारी स्टेट्स को नापा है, तो याद रखिएगा कितनी स्टेट्स है उतनी स्टेट्स को सारी इसमें इंक्लूडेड थी, कोई भी छूटी नहीं थी। कितने पैमानों पे नापा है? 115 इंडिकेटर्स पे। नीति आयोग actually tracked every state on 115 indicators। 115 इंडिकेटर्स पे नीति आयोग ने भापा है सबको। ठीक है, अब ये समझिए 2003 एसडीजी टारगेट तो ये मैं बता चुका हूं। अब टोटल एसडीजी गोल्स जो होते हैं मैं बता देता हूं आपको, 17 होते हैं, लेकिन नीति आयोग ने 16 एसडीजी गोल्स के लिए रैंकिंग बनाई है, एक गोल नहीं किया है। ठीक है, अब आप ये समझिए, जैसे मान लीजिए कि कोई स्टेट है जिसका स्कोर 0 से 49 के बीच में है, तो उसको एस्पिरेंट कैटेगरी में रखा गया है। किसी का स्कोर 50 से 64 के बीच में है, तो उसको परफॉर्मर के अंदर रखा गया है। सिमिलरली 65 से 99 के बीच में है तो फ्रंट रनर बोला गया है उसे। और 100 स्कोर है जिस स्टेट का, एक पर्टिकुलर 16 में से एक किसी एसडीजी गोल पे अगर किसी स्टेट का स्कोर 100 है तो उसको अचीवर स्टेट बोलेंगे। ठीक है, तो 4 कैटेगरी में बांटा है इन स्टेट्स को। ठीक है, 115 पैरामीटर्स पे नापा गया है, 16 एसडीजी गोल्स के लिए 4 कैटेगरी में डिवाइड करके। ठीक है, अब इनके रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो देखिए, केरला ने पूरे सारे एसडीजी गोल्स में सारे 115 इंडिकेटर के बाद जो एक लिस्ट बनती है, एवरेज लिस्ट, उसमें सबसे पहला नाम केरला का है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, केरला सबसे पहले नंबर पे है। ठीक है, 75 के स्कोर के साथ आउट ऑफ 100। इसके बाद किसका नंबर आता है? हिमाचल प्रदेश का और तमिलनाडु का। ठीक है, आपको केरला याद रखना है बस। उसके बाद बिहार जो है, इसका स्कोर सबसे कम है, कितना है? 52। केरला का कितना स्कोर है? 75। ये याद रखिएगा, केरला 75 टॉप, बिहार 52 पीछे। बिहार 52, केरला 75। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश का क्या रैंकिंग है? अब ऑब्वियसली हम एमपी वाले तो हमें पता होना चाहिए मध्य प्रदेश का क्या स्कोर है, तो समवेयर बीच में आई है हमारी रैंकिंग। और स्कोर कितना है हमारा? 62 है आउट ऑफ 100। ये याद रखिएगा, एमपी के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद सेज करके एक स्कीम है, इट इज एन इनिशिएटिव। ठीक है, एक एक्चुअली पोर्टल है ये, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लाया है बुजुर्गों के लिए, सीनियर पीपल के लिए। ठीक है, अब क्या है इसमें वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, पहली बात तो ये आता है कि ये स्कीम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये पूछा जा सकता है। सेकंड, ये पूछा जाता है कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो आपको ये याद रखना है कि जो ऐसी कल्याणकारी चीजें होती है ना, ठीक है, वो यूजुअली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आती है। चाहे आप डिसेबल या स्पेशली एबल्ड पीपल के लिए, मतलब आप कुछ चीज मतलब कोई स्कीम ले ले, बुजुर्गों के लिए ले ले। ठीक है, विमेन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ, मतलब आप विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में जाएगा वो। ठीक है, बच्चों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में जाएगा। बट मान लीजिए जैसे ट्रांसजेंडर के लिए कोई चीज है, डिसेबल्ड लोगों या स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए कोई चीज है, एल्डरली पीपल के लिए कोई चीज है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में आएगी। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, मतलब मान लीजिए कि ये बुजुर्ग है, ठीक है, इनको कुछ सामान खरीदना है या कुछ सामान बेचना है। ठीक है, इनको कुछ सामान खरीदना है या बेचना है या फिर कोई सर्विस लेनी है या देनी है, तो ये भटकते फिरते हैं। उसके लिए ये बनाया गया है कि सेज पोर्टल पे एक जगह सारा सोल्यूशन मिलेगा। एक कोई एल्डरली अगर आता है, एक कोई बुजुर्ग आते हैं उस पोर्टल पे, तो उनको बुजुर्गों की केयर के, सर्विसेज के सारे जो स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं ना, ठीक है, उनके नाम और कॉन्टैक्ट मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए चश्मा बनवाना है तो चश्मा वालों के स्टार्टअप होंगे। जैसे मान लीजिए कुछ सिंपल सी बात है कि जैसे मान लीजिए कोहनी का दर्द है, तो यहां पर आपको कोई एक बैंड लगना है तो उसका स्टार्टअप है अगर, तो उससे कनेक्ट करवा दिया जाएगा। तो बुजुर्गों की जो दिक्कत होती है ना, उसको सॉल्व करने का ये एक कोशिश है। ठीक है, अब इसके अलावा दूसरी चीज क्या होती है कि जैसे मान लीजिए कुछ बुजुर्ग होते हैं, ठीक है, मतलब बुजुर्ग भी इन संस्थाओं से जुड़ना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, अपना जो समय है ना वो एक अच्छे काम में व्यतीत करना चाहते हैं। तो इसलिए बुजुर्गों को यह मौका भी दिया जाएगा कि आप इन स्टार्टअप के साथ मिलकर काम करिए, अपना कुछ बनाना चाहते हैं तो वो बनाइए, आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो इट हैज बीन लॉन्च्ड विद अ व्यू टू हेल्प सच पर्संस हु आर इंटरेस्टेड इन एंटरप्रेन्योरशिप इन द फील्ड ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस टू द एल्डरली पीपल।
ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में है। मेन कॉन्सेप्ट, अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि बुजुर्गों को आसानी से सामान और सर्विसेज मिल जाए। ठीक है, चलिए, तो अब ये गलत पॉइंट है। ठीक है, अगर मैं बात करूं एल्डरली पॉपुलेशन की, तो एल्डरली पॉपुलेशन 2001 में 7.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन थी। 2026 तक ये 12.5% और 2050 तक ये 19.5% हो जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। 1/5 इंडिया जो है वो ओल्ड होगा। अगर 1/5 इंडिया ओल्ड होगा तो यूथ कम होगा ऑब्वियसली। ठीक है, यूथ कम होगा तो काम करने वाले लोग कम होंगे, इकोनॉमी को शायद हैम्पर हो सकता है। तो आज की डेट के, जैसे मान लीजिए कि मैं 2050 में कितने साल का, 2050 में मैं 56 ईयर्स का हो जाऊंगा। ठीक है, बट ओल्ड नहीं हुआ ऑब्वियसली। मान लीजिए कोई मतलब कोई मान लीजिए 1970 का कोई है। ठीक है, 1970 1980 के जो बच्चे थे, उस समय के बच्चे थे, अब तो वो भी काफी बड़े 40 साल के होंगे। बट हाँ, मतलब 2050 तक आप लेंगे कि 70-80 ईयर्स के, लेकिन उनको देखिए, एक एल्डर पर्सन जो होता है ना, उसका पूरा भार सरकार के ऊपर होता है। ठीक है, पेंशन हो गई, जैसे अब तो पेंशन नहीं होगी उन लोगों की, बट हाँ, जैसे पेंशन हो गई, फिर उसके बाद उनकी हेल्थ केयर हो गई, कई चीजें होती है, कई सारी चीजें होती है। तो ये सारा भार जो होता है वो सरकार के ऊपर होता है। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ सरकार कोशिश करती रहती है। ठीक है, चलिए, इसके बाद एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री से एक बढ़िया न्यूज आई है। ठीक है, मुझे काफी पसंद है फूल, तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर लॉन्च्ड अ हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम टू इंश्योर होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, पहली बात आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप ये मान लीजिए हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स आ जाते हैं। ठीक है, फिर मतलब हाँ, फ्लावर्स का जो रहता है वो अलग रहता है, बट हाँ, जो मेनली आप कह सकते हैं कमर्शियलाइजेशन जिन चीजों का होता है ना, ठीक है, वो कमर्शियल क्रॉप्स बहुत सारे होते हैं हॉर्टिकल्चर के अंदर। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए हॉर्टिकल्चर में इंडिया की पोजीशन क्या है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, इंडिया की जो पोजीशन है ना हॉर्टिकल्चर में, वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की, और शायद ये 15% अप्रोक्सीमेटली वर्ल्ड का, 10-15% है, इसमें लिखा होगा ये 12%, देखो 12% जो है वो वर्ल्ड का जो हॉर्टिकल्चर है वो इंडिया के पास है। लेकिन अगर हम आज की डेट में हॉर्टिकल्चर के स्टार्टअप्स देखें तो कितने स्टार्टअप्स आपकी निगाहों में आते हैं? नहीं है कोई। आपको नहीं लगता ये एरिया मतलब में डेवलपमेंट की जरूरत है? आपको नहीं लगता कि इसको एक्सपोर्ट करके हम काफी ज्यादा मार्जिन या इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं? देखिए, न्यूज तो यहीं तक थी। ये मेरा और आपका मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं, आपके सोचने का तरीका मैं बढ़ाना चाहता हूं। न्यूज तो आप कहीं भी पढ़ लेंगे, टेलीग्राम में 1000 चैनल है, न्यूज़पेपर आता है, बट सोचने का तरीका आपको बदलना पड़ेगा अपना। तभी तो आप एक कॉन्फिडेंट इंसान की तरह एग्जाम हॉल में घुसेंगे कि हाँ, मैं ये डिजर्व करता हूं, मुझे चाहिए है, मैं कर सकता हूं, क्योंकि मुझे आता है। ठीक है, चलिए, तो आपको नहीं लगता कि ये चीज कि हम एक्सपोर्ट करके काफी ज्यादा कमा सकते हैं? क्योंकि कोई भी इकोनॉमी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है तभी किसी इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। ठीक है, ब्रेन ड्रेन थ्योरी, आपको ब्रेन ड्रेन बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक ड्रेन, मतलब इकोनॉमिक ड्रेन की थ्योरी जो दादा भाई नरोजे ने और आरसी पालवे साहब ने दी थी, वो पता होगी, आपने पढ़ी होगी हिस्ट्री में। ठीक है, लेकिन वो क्या है कि हमारे यहाँ से अगर इंपोर्ट ज्यादा है, ठीक है, इंपोर्ट कुछ चीजों का तो हमें करना पड़ेगा। देखिए, ऑयल नहीं है तो ऑयल तो हमें इंपोर्ट करना ही है, लेकिन हम जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं वो क्यों नहीं करते? क्या हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? क्या हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है? क्या सरकार का सपोर्ट नहीं है, या फिर एजुकेशन नहीं है? ये मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। ठीक है, अगर आप करना चाहें ना, आपका मन हो, देखिए सब तो नहीं कर पाएंगे, मुझे पता है सब लोग नहीं आंसर कर पाएंगे इसका, कईयों का तो इंटरेस्ट ही नहीं होगा। जिनका इंटरेस्ट है ना, उनके लिए ये सवाल है। आप 3 रीजन दीजिए कि हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट में हम क्यों कम हैं, या इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब उसके बाद चलो, ये सब तो हो गया बेसिकली, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर ही है। ये आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव इसका बेसिकली क्या है? बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं, हॉर्टिकल्चर का डेवलपमेंट बढ़ाएं, प्रोडक्शन बढ़ाए, प्रोडक्शन बढ़ने के बाद उसको हम बाहर भेजें, ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, उसके बाद थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है, किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम सर्विस क्लस्टर टू बी स्टार्टेड एट जिफ्ट सिटी, ठीक है, इन गुजरात। अब आपको पता होना चाहिए जो गिफ्ट सिटी है, ये गिफ्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, ये गिफ्ट सिटी क्या है? गिफ्ट सिटी क्या है? ये पहला SEZ है पूरे इंडिया का, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये इंडिया का। ठीक है,
तो आपको ये पता होना चाहिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है। इसके लिए देखिए जो हमारा कम्युनिटी और टेलीग्राम है ना, उसमें मैं छोटी छोटी चीजें डालता रहूंगा। SEZ और NIMZ में क्या फर्क होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन और मैन्युफैक्चरिंग जोन्स में क्या फर्क होता है, ये छोटी छोटी चीजें मैं डालता जाऊंगा। आप बस जुड़े रहिए, ऐसी एजुकेशन मिलेगी ना आपको, कोई रट्टा नहीं है इसमें। मैं चाहता हूं आपके सोचने का तरीका बदले। रटने का काम गया भैया, रटने का समय चला गया। रट के तो आप बैठे ही हुए, तभी तो यहां बैठे हैं, वरना किसी कोचिंग में बैठे होते अगर अभी तक आपने रटा नहीं होता तो। आप हमारे लेक्चर देख रहे हैं क्योंकि आप एग्जाम के पास हैं। मैं चाहता हूं आपका सोचने का नजरिया बदले। आपको लग सकता है यार अभी मैं पढ़ लूं, सोचने का नजरिया बाद में बदल लूंगा, बट ये जो कॉन्फिडेंस देके जाएंगे ना ये लेक्चर, शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा। और कॉन्फिडेंस से ही, मतलब आप ये समझिए जितनी भी लड़ाइयां लड़ी जीती गई है ना, वो सिर्फ कॉन्फिडेंस से जीती गई हैं। ठीक है, रिसोर्सेस के दम पे नहीं जीती गई हैं। बहुतों के पास बहुत रिसोर्सेस थे, लेकिन दिमाग और हौसले ने कितनी लड़ाइयां जिताई हैं। आपकी भी लड़ाई है, शायद आप जीत जाएं। चलिए, तो आप ये पता होना चाहिए जो गिफ्ट सिटी है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टी सिटी इज इंडियाज फर्स्ट ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी एंड इंटरनेशनल फाइनेंस नहीं होगा, फाइनेंशियल है ये, फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें बहुत सारी चीजें होती है। मान लीजिए कुछ सामान आ रहा है, मान लीजिए एक्सपोर्ट करने पे जो टैक्सेस लगते थे, जो कस्टम्स ड्यूटी, इंपोर्ट करने पे कस्टम्स लग रहे हैं। अब मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, मैं गाड़ी बना के बाहर बेचना चाहता हूं। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, बेचनी चाहिए। बाहर बेचूंगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी। लेकिन इस गाड़ी में जो कुछ एक पर्टिकुलर कंपोनेंट लगता है वो जर्मनी से आता है। तो भाई साहब अब जब ये जर्मनी से आता है, जैसे ही इंडिया में घुसेगा तो इस पे टैक्स लगेगा, कस्टम ड्यूटीज लगेंगी। वो कस्टम ड्यूटीज इस प्रोडक्ट को बहुत महंगा बना देती हैं। अगर ये प्रोडक्ट महंगा हुआ तो मेरी बाइक भी महंगी बनेगी, मेरी बाइक महंगी बनेगी तो जहां पे मैं उसको एक्सपोर्ट कर रहा हूं उस मार्केट में वो उतनी कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगी, वहां पर वो अपना मार्केट नहीं बना पाएगी, वहां पे वो उतनी ज्यादा डिमांड में नहीं रहेगी। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, सरकार ने बोला भाई बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, क्या हुआ, ठीक है, उसके लिए गिफ्ट जैसी बहुत सारे SEZs बनाए गए। आपको कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि कितने SEZ है इंडिया में आज की डेट में। ठीक है, अब जैसे गिफ्ट सिटी बनी तो उन्होंने क्या बोला, अब आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, भाई सरकार ने अलग ताली बजाई कि हाँ भाई करो, इससे इकोनॉमी आएगी, हमें भी फायदा होगा, आपको भी होगा। लेकिन ये जो आपका पैसा लग रहा है ना इंपोर्ट करने में, इसको कम करने में मैं मदद करूंगा। सरकार बोली मैं मदद करूंगा, तो उन्होंने बनाए SEZ। ठीक है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे टैक्सेस माफ होते हैं। आप इंपोर्ट कर रहे हो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बाहर से कोई, जैसे मैं अगर अपने टाउन से इंपोर्ट करूं तो 25%, 30%, 100% लगता है यार लग्जरी आइटम्स में। लेकिन अगर आप वही चीज SEZ के अंदर से काम कर रहे हो और आप उसको बाहर भेज, उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको बाहर भेजना चाहते हो, उस पर टैक्स कम लगेगा, 10%, 12%। गला थोड़ा खराब है। ठीक है, तो SEZ में आपको पता होना चाहिए फर्स्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम सर्विस क्लस्टर बना। मैरीटाइम मतलब ये नदी, ठीक है, जो समुद्री रूट है, आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, CBSE, अब CBSE भाई मैं, देखिए मैं एजुकेशन के सेक्टर में, एजुकेशन में आप समझ सकते हैं मैं शायद पिछले 5 साल से हूं। ठीक है, बहुत सारी चीजें देखी है मैंने, मेरे से दिग्गज लोग बैठे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं हूं भाई लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने काफी चीजें देखी। जो मैंने नोटिस किया ना वो है पुअर क्वालिटी। पुअर क्वालिटी, अब पुअर क्वालिटी क्यों है, 10 लोग 10 चीजें बोलेंगे। देखिए मेरा एक चीज मानना है कि जो आपकी एप्टीट्यूड होता है ना, अब इसको हिंदी में तो मैं नहीं बता पाऊंगा, एप्टीट्यूड जो होता है आपका, सोचने का नजरिया, चीजें देख के समझने की शक्ति, ठीक है, वो बहुत हाई होनी चाहिए आपकी, और उसको डेवलप करो। पढ़ तो आप लोगे यार, रटने में क्या है, 4 किताबें उठाओगे रट लोगे, लेकिन रटना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब एग्जाम में आप बैठे हो, क्वेश्चन आपके सामने है, तो उसको वापस लाना बहुत जरूरी है। आपने घुसा तो लिया है, लेकिन बाहर लाना कि हाँ भाई क्या आंसर होगा, ये ज्यादा जरूरी है। और ये स्किल मैं डेवलप कराने की कोशिश करूंगा आपकी। और वो कैसे होगी, समझ के थ्रू होगी। आप समझ रहे हैं, अगर सोच रहे हैं, तो आप कभी नहीं भूलेंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे। हॉर्टिकल्चर हमारा बहुत बड़ा मार्केट है, हम सेकंड सबसे बड़े प्लेयर हैं, ये अब आपको याद रहेगा क्योंकि मैंने आपसे सवाल किया, आप उस सवाल का जवाब दोगे तो और ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, तो CBSE ने क्या किया है, कोलैबोरेट किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोडिंग और डेटा साइंस के कोर्सेज को अपने सिलेबस में लाने के लिए। ब्रिलियंट डिसीजन मैं बोलूंगा। लेकिन इसी के साथ साथ बच्चों का बचपन ना चला जाए। मेरा यह मानना है कि मान लीजिए कोई बच्चा है,
देखिए सीबीएसई बहुत स्मार्ट बॉडी है, हम मतलब मैं सीबीएसई से पढ़ा हूँ, मैं एनसीईआरटीज़ की आज भी इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ। एनसीईआरटीज़ में सब कुछ है। आप 9th क्लास की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की आप एनसीईआरटी उठा के देखिए, आपको पूरे डेमोक्रेसी और रिपब्लिक का मतलब ना समझ में आ जाए ना, मैं जो आप बोलेंगे मैं बता दूंगा कि कहाँ आपको दिक्कत हो रही है। मैं सच बता रहा हूँ, इतनी शानदार किताब है। लेकिन सीबीएसई एक ये चीज़ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार मतलब ये मेरा व्यू पॉइंट है, आपका भी होना चाहिए व्यू पॉइंट। जब आप सोचेंगे तो आप व्यू पॉइंट बनाएंगे। देखिए गलत कोई नहीं होता, मेरी सोच अलग है, आपकी सोच अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चा है अगर वो बचपन में खेल रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, आ रहा है, सो रहा है, खा रहा है, एक उत्साह है उसके अंदर कि कल शाम को यार शादी की पार्टी में जाना है, या उसके अंदर एक उत्साह है कि यार बैडमिंटन खेलने जाना है। मेरे अंदर आज भी उत्साह रहता है कि यार बैडमिंटन खेलने जाना है, हाँ चलो। मुझे अगर कल शाम को बैडमिंटन खेलने जाना होगा ना, तो मेरे अंदर आज से एक्साइटमेंट होगी। ठीक है, ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए, और ये चीज आती है समय के साथ, आपका बचपन ये देके जाता है। इसलिए बोलते हैं अपने अंदर के बच्चे को कभी नहीं मरने दे। लेकिन अगर कोडिंग और डेटा साइंस सीबीएसई कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो मोबाइल फोन्स चलते हैं, ठीक है, जो मतलब आप समझ सकते हैं, जो टैब, मोबाइल फोन, कंप्यूटर का जमाना है, ऑनलाइन क्लासेस का जमाना है, स्कूल में इंटरेक्शन नहीं कर रहे बच्चे, जा ही नहीं रहे, तो ये सारी चीजों का बच्चों पे लॉन्ग टर्म बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। ठीक है, आपको लगता है कि आपके पास भी अगर कोई ऐसा पॉइंट है कि हाँ बच्चों पे बहुत लॉन्ग टर्म होगा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या इंपैक्ट हो सकता है या क्या इफेक्ट हो सकता है उन पे। ठीक है, चलिए, तो कोडिंग जो है वो 6th से 8th क्लास तक इंक्लूड की जाएगी, और डेटा साइंस जो है वो 8th से 12th तक इंक्लूड किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीलिम्स के लिए याद कर लीजिएगा। ठीक है, छोटे बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी और बड़े बच्चों को थोड़ा सा डेटा साइंस सिखाया जाएगा कि डेटा, अब जैसे डेटा है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए रेड, मतलब बहुत सारी जगह से डेटा कैप्चर हो सकता है। अगर डेटा कैप्चर होता है तो उसको समझ आना चाहिए। डेटा तो आप ले सकते हो, आपने अगर कहीं पे किसी ऐप में साइन इन किया तो आपका डेटा ऐप वालों के पास चला गया, बट ऐप वाले उस डेटा का यूज कैसे करते हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कितने यंग हैं, कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने अर्बन एरिया से, कितने रूरल एरिया से हैं, और ये सारी चीजें किसी भी कंपनी को अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड करने में हेल्प करती है। बहुत बढ़िया चीज है ये, लेकिन बचपन नहीं खोना चाहिए इसके चक्कर में। ठीक है, क्या होता है कोडिंग और क्या होता है डेटा साइंस, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। कोडिंग सिंपल से लैंग्वेजेस होती है, C++, जावा, ठीक है, HTML, और डेटा साइंस होता है बेसिकली डेटा को पढ़ना। डेटा कैप्चर हो गया, मान लीजिए आपने एक शिविर लगाया, उस शिविर में 1 लाख लोग आए, 1 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। अब उस फॉर्म से आप क्या पता लगा सकते हैं, कुछ ऐसी चीज पता लगा सकते हैं जिससे बिजनेस में हेल्प होगी, कुछ ऐसी चीज पता लगा सकते हैं जिससे सोसाइटी को हेल्प होगी। तो वो डेटा साइंस होता है, डेटा को पढ़ना, डेटा कलेक्ट करना नहीं, डेटा को पढ़ना और कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन निकालना, दैट इज डेटा साइंस। ठीक है, इंडिया हैज सेट अ टारगेट टू फेज आउट सिंगल यूज प्लास्टिक बाय 2022। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है हमें अलग करना है। अब सिंगल यूज प्लास्टिक का साइज कितना होता है, 0.01 माइक्रोन, 0.02 माइक्रोन, 0.05 माइक्रोन, 1 माइक्रोन, कितना होता है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हर चीज मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ी सी एक्सरसाइज आप करेंगे और मेरे साथ पढ़ेंगे ना, फन वे में हम इतना सीख जाएंगे जितनी कोई हद नहीं है। ठीक है, अब कौन से होते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक, ये पानी की बोतल है, ये सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं है। ठीक है, मान लीजिए बिस्लरी की बोतल खरीदी मैंने पिया और फेंक दिया, ठीक है, वो होता है सिंगल यूज प्लास्टिक। एक बार यूज किया, अब दोबारा यूज नहीं कर रहे। इसका मटेरियल और बिस्लरी की बोतल का मटेरियल में जमीन आसमान का फर्क है। इनफैक्ट मैं बता दूं आपको, बिस्लरी और किनले, इन दोनों की पानी की बोतल में भी जमीन आसमान का फर्क है। कल छू के देख लीजिएगा, किनले की बोतल इतनी पतली होती है, इतनी पतली होती है जिसका कोई हद नहीं है, और ये दोबारा यूज भी नहीं की जा सकती। लेकिन हाँ, बिस्लरी की बोतल थोड़ी ठीक ठाक होती है। ठीक है, चलिए, तो अब उसके अलावा ये कौन मैनेज करता है, ऑब्वियसली एनवायरनमेंट की बात है तो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री मैनेज करती है, और इसीलिए इन्होंने एक बेसिकली एक चैलेंज भी लॉन्च किया था। ठीक है, अवेयरनेस कैंपेन बोलते हैं उसको, प्लास्टिक चैलेंज हैकाथॉन 2021। कैसे प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज किया जाए, कैसे प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज किया जाए। ठीक है, तो आप देखिए, ये सब तो हो गया। अब 2016 में प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल्स आए थे, इसमें नहीं लिखा है। ठीक है, 2016 में प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल्स आए थे, जिसके अंदर बोला गया था कि प्लास्टिक बैग जिनका 50 माइक्रोन से कम का साइज है, ठीक है, जिनकी थिकनेस 50 माइक्रोन से कम है, वो नहीं चल सकते, उनका यूज बंद करो, क्योंकि वो ज्यादा हानिकारक है, वो ज्यादा हानिकारक है। और अब 2022 में हमने सिंगल यूज प्लास्टिक को भी अलग कर दिया है।
ठीक है, तो 2 स्टेप है। पहला स्टेप था 2016 में जब 50 माइक्रोन से नीचे की चीजें बंद हुई। अब जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको भी हमने एलिमिनेट कर दिया है। हम 2022 के बाद नहीं यूज करेंगे, कोशिश करेंगे, अभी हुआ नहीं, कोशिश करेंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, नीति आयोग एंड पिरामल फाउंडेशन, पिरामल बहुत बड़ा ग्रुप है, मैंने किया है पिरामल ग्रुप्स के लिए काम। ठीक है, इन्होंने, अच्छा एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं आपको, ये संस्कृत लिखा था। आपको पता है नासा ने एक बहुत बढ़िया चीज बोली है कि नासा ने बोला है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के लिए सबसे बेहतरीन लैंग्वेज जो होती है वो होती है संस्कृत। अच्छा क्यों होती है उसका रीजन मैं बता देता हूं। संस्कृत, और ये मजाक नहीं कर रहा हूं, आप नेट पे पढ़ लेना, संस्कृत जो होती है ना ये सबसे बेहतरीन लैंग्वेज होती है अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के लिए। क्यों? क्योंकि संस्कृत जो है ना वो यूरोपियन लैंग्वेजेस को मिला के बनी है। ठीक है, तो संस्कृत में बहुत सारी लैंग्वेजेस जुड़ी हुई हैं, और अगर बहुत सारी लैंग्वेजेस जुड़ी हुई हैं तो सॉफ्टवेयर को ये चीज समझने में आसानी होगी, चाहे वो यूरोप में यूज हो रहा है, चाहे वो यूएस में यूज हो रहा है, चाहे वो इंडिया में यूज हो रहा है। इसका जो टेस्ट केसेस है ना वो बहुत आसान होंगे। अगर ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है ना ये कोड, तो ये इजीली चेंज किया जा सकता है सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, तो इसलिए ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था, छोड़ो ये सब फालतू बातें चलती रहेगी। तो नीति आयोग एंड पिरामिल फाउंडेशन लॉन्च सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। ये याद रखना किसने ये अभियान लॉन्च किया है। ठीक है, तो 112 इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में ये लॉन्च किया गया है। काय के लिए? देखिए पिरामिल फाउंडेशन, पिरामिल जो है ना वो हॉस्पिटल वाले ग्रुप्स में आता है। ठीक है, मेडिसिनल ग्रुप में आता है। तो इन्होंने क्या किया, कोविड पेशेंट जिनको घर दिक्कत हो रही है बाहर आने में, ठीक है, या फिर जिनके कोई सिम्टम्स नहीं है लेकिन लगता है कि भाई बाहर आके और ज्यादा खतरा या और ज्यादा सिम्टम्स इनको हो सकते, तो उनके लिए बोला रुको हम घर आके आपको चीजें देंगे। ठीक है, तो 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम किसका? नीति आयोग का, ये याद रखिएगा। क्या होती है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट? इसके ऊपर मैं एक पेजर नोट बना दूंगा। ठीक है, वो आपको टेलीग्राम या कम्युनिटी पे मिल जाएगा। तो कोविड पेशेंट जो एसिम्प्टोमेटिक है उनके घर जा जाके चीजें, उनको सर्विस प्रोवाइड कराना। ठीक है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्या होता है? तो ये बेसिकली किसी डिस्ट्रिक्ट को, मान लीजिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आपको लग रहा होगा बहुत ही बढ़िया चीज होती होंगी, नहीं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वो होती है जहां पे काम सबसे ज्यादा बाकी है। जितनी गरीब डिस्ट्रिक्ट्स होंगी ना, गरीब डिस्ट्रिक्ट तो नहीं बोलेंगे, जितनी पिछड़ी डिस्ट्रिक्ट होंगी जहां पे काम नहीं हुआ है, वहां पर सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है काम करने की। इसलिए उनको एस्पिरेशन की तरह देखा जाता है कि यार ये डिस्ट्रिक्ट को हम मुझे ऊंचा करना है। तो ऐसी 112 डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट हुई हैं, ऐसी ज्यादा हुई हैं, पहले 100 हुई थी, मुझे देखना पड़ेगा, बट हाँ अभी 112 डिस्ट्रिक्ट में ये कैंपेन चलाया जा रहा है। ठीक है, अब ये याद रखिएगा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है वो जनवरी 2018 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, 100 डिस्ट्रिक्ट को 2022 तक सिर्फ 100 डिस्ट्रिक्ट था, अब तो बढ़ गई हैं, लेकिन जो ये प्रोग्राम चालू हुआ था ना इसने बोला था कि 100 डिस्ट्रिक्ट्स को हमें उठाना है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव था। समझ में आ गया? तो याद रखिएगा नीति पिरामिल ग्रुप हॉस्पिटैलिटी नहीं होता, हॉस्पिटैलिटी तो होटल्स को बोल देते हैं, हॉस्पिटल ग्रुप्स है, तो इनका बेसिकली कोविड केयर की तरफ था। ठीक है, डीप ओशन मिशन गेट्स अप्रूवल फ्रॉम द कैबिनेट। अब डीप ओशन मिशन क्या होता है? देखो ये अपनी बॉडी दिख रही है, अब ये क्या गया है, ये जमीन, ये सतह पे जाएगा, जो समुद्र की सतह है ना उसमें जाएगा, और यहां से खोद के जो गड़े हुए ग्रैनुअल्स, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, यहां से खोद के सामान लेके वापस ऊपर तक आएगा। हो सकता है ये जो कोरल रीफ है इसमें कुछ खजाना छुपा हो, खजाना नहीं होता तो भी मिनरल्स तो दबे ही होते हैं, हम सबको पता है। अगर मिनरल्स दबे हैं तो इसका काम है उसको ऊपर लेके आना। ठीक है, तो ये डीप ओशन मिशन होता है। हाँ इसमें खर्चा बहुत होगा। अब आप खुद सोचो कि एक रोबोट होगा या फिर मतलब जो पनडुब्बियां होंगी, सबमरीन्स होंगी, वो नीचे तक जाएंगी। नीचे तक जाने में पहला खर्चा तो कॉस्टिंग का आ गया इसको बनाने की। सेकंड, जाते जाते हो सकता है 10 जगह ये डैमेज हो जाए, क्योंकि हमें नहीं पता ना नीचे का क्या कैसा है। ठीक है, हो सकता है कि अलग तरीके से रिएक्ट करे, तो बहुत सारे खर्चे होते हैं। ठीक है, अब ये कौन करता है? तो याद रखना है, ये देखो डीप ओशन मिशन है। डीप ओशन मतलब सतह मतलब ये क्या है? जमीन है, जमीन मतलब अर्थ है, ये अर्थ है ना, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस कराती है, ये याद रखना है। कहीं लिखा है यहाँ पे ब्लू इकोनॉमी लिखा होगा ये लिखा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस इस चीज को कराती है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं साहब, क्या दिक्कत होगी? ठीक है,
डीप ओशन मिशन, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। विद द मिशन इंडिया विल बिकम अ पार्ट ऑफ फ्यू पावरफुल कंट्रीज हु हैव टेकन दिस इनिशिएटिव लाइक यूएस, जापान, फ्रांस, रशिया और चाइना। ये याद रखिएगा कि देखो हर कंट्री नहीं कर सकती, हमको भी पता है इसमें बहुत खर्चा है, बहुत रिस्क है, बहुत ज्यादा अनसर्टिनिटी है, तो बहुत कम कंट्रीज कर रही है, उनके नाम याद होने चाहिए, लेकिन हाँ कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है ये आपको जरूर पता होना चाहिए। और ये बहुत स्टार पॉइंट है, यूएन ने क्या डिक्लेयर किया है 2021 से लेकर 2030 तक, डेकेड ऑफ ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि मान लीजिए यहां से कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हमारी ऑयल पे डिपेंडेंसी कम हो जाए, ठीक है, हो सकता है यहां से कुछ ऐसी चीजें मिल जाए जिससे हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पे डिपेंडेंसी कम हो जाए, या और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे बहुत सारी बीमारियों को सही करने का अपॉर्चुनिटी हमें मिले, तो इसलिए 2021 से 2030 तक ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेकेड बोला गया है। ये स्टार मार्क है, कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आज की हमारी 10 न्यूज खत्म होती हैं, लास्ट स्लाइड शायद नहीं आ पाई है, सो थैंक यू गाइज, ठीक है। वी हैव रियली, मतलब पर्सनली आई हैव रियली एंजॉयड दिस लेक्चर, मुझे मजा आता है पढ़ाने में, आपको मजा आता है तो आप जरूर पढ़िए। एक चीज मैं आपको बता सकता हूं, यहां पे आपको इंफॉर्मेशन के साथ मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे मेरे, ठीक है, हो सकता है बहुत सारा मोटिवेशन मिल जाए, ठीक है, और मेरा जो एक्सपीरियंस है ना बाहर कॉर्पोरेट लाइफ में काम करने का, वो शायद आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। बाकी आपको मैं बता दूं कि मेरे बारे में कई बच्चे सोच रहे होंगे सर आप कौन है, क्यों हम आपसे पढ़े, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है, ठीक है। मैंने जेईसी जबलपुर से अपनी बैचलर्स कंप्लीट करी, इसके बाद मैंने गेट एग्जाम दिया था जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 3 थी, ऑल इंडिया रैंक 3 थी। इसके बाद मैंने आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लिया था, और इसके बाद मैंने निटी मुंबई से अपना मास्टर्स पूरा किया है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक पढ़ा लिखा टाइप का हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप भरोसा रखिए मुझ पर, आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी, ठीक है। इसके अलावा मैंने सिविल सर्विसेज की फील्ड में मैं पिछले 2 साल से हूँ, कंटेंट डेवलपमेंट में हूँ, ठीक है। तो मुझे पढ़ाना काफ़ी पसंद है, अगर आपको मज़ा आ रहा है तो आप ज़रूर पढ़िए, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं 5 जून से 8 जून तक की न्यूज़ के साथ, थैंक यू।